वेलकम टू यू स्टूडेंट। तो आज अपन बात करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। अपन ने अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ली थी। अब अपन पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कहने का मतलब यह है कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके अंदर जो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो हैं वो बलबन का सेवक था। किसका? बलबन का। अगर शासनकाल की बात करें तो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी, 1290 से 1296 ईस्वी। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। भाई खिलजी वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, दयालु थे, निष्ठावान थे और यानी कि सबके ऊपर दया करते थे, यानी कि बुजुर्ग आदमी थे। कहने का मतलब ये है लगभग उनकी उम्र अधिक होने के कारण दयालु, निष्ठा, प्रतिष्ठा आदि से परिपूर्ण थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं लिखनी है। अपन को लिखना है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक दयालु प्रतिष्ठापूर्ण व निपुण व्यक्ति या निपुण शासक थे। भाई जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो थे वो एक दयालु, प्रतिष्ठापूर्ण और निपुण शासक थे। इनका जो हृदय था वो बहुत सरल था। कहने का मतलब किसी को भी माफ़ कर देना, किसी
गरीब व्यक्ति को धन देना, ये सब इनकी ख्वाहिशें थी। कहने का मतलब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। अब यहाँ पर जलालुद्दीन के बारे में कहते हैं कि वह कभी भी उस सिंहासन पर नहीं बैठा जहाँ पर बलबन बैठा करता था। तो यहाँ पर लिखना है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठा जहाँ बलबन बैठा करता था। इसके अलावा आपको लिखना है जलालुद्दीन खिलजी बलबन का निजी सेवक था। भाई जो बलबन था उसका निजी सेवक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसके अलावा अपन ने बात करी है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठा जहाँ पर बलबन बैठा करता था। इस कथन के बारे में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहते हैं कि मैं उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकता जहाँ पर बलबन बैठता था, क्योंकि मुझे राजत्व के अंदर या राजत्व की इस विरासत के अंदर वैसे गुण दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, या जिस समय बलबन के समय राजस्व की रियासत के जो गुण थे वो मुझे इस रियासत में दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। ये बात कौन कहता है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहता है कि मेरे पूर्वजों में कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिसके गुण मुझे इस विरासत के अंदर या इस राजत्व की विरासत के अंदर दिखाई पड़ते हैं। ये बात कौन कह रहा है? आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कह रहा है। नेक्स्ट अपन को लिखना है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी खिलजी कहते हैं कि आज भी मैं उस सिंहासन पर हिमायत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको बलबन की जो कठोर नीतियाँ थी उसका भय हमेशा उसके हृदय में रहता था। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहते हैं कि आज भी मैं उस सिंहासन पर हिमायत नहीं कर सकता जहाँ पर बलबन की
बलबन की कठोर नीतियों का भैये आज भी मेरे मन या हृदय में है। भाई अपन ने क्या बात की, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहते हैं कि आज भी उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत नहीं होती जहां पर बलबन की कठोर नीतियों का भैया था, और वो आज भी मेरे हृदय के अंदर रहता है। ये बात कह रहा है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। वो ये बात कह रहा है कि बलबन जो था उसकी नीति जो थी वो बहुत कठोर थी। उसका जो राजत्व सिद्धांत था वो बड़ा न्याय प्रतिष्ठान था, न्याय प्रतिष्ठा पे आधारित था। तो अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको उतारते जाना। अपन पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय विद्रोह है। तो हेडिंग लगाइए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय विद्रोह है। खिलजी के समय विद्रोह है। भाई कौन कौन से विद्रोह हुए उस समय वो अपन को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो विद्रोह किया वो कड़ा और मणिपुर के गवर्नर मलिक छज्जू। भाई जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा और मणिपुर का गवर्नर कौन था? मलिक छज्जू। तो उसने विद्रोह किया। इसके अलावा वजीर ख्वाजा खातिर, क्या नाम ध्यान में रखना है? वजीर ख्वाजा खातिर ने विद्रोह किया था। एक तरफ तो मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, दूसरी तरफ वजीर ख्वाजा खातिर ने विद्रोह किया था। इसके अलावा दिल्ली का जो कोतवाल था उसका नाम था मलिक उल उमरा फखरुद्दीन। क्या नाम था? दिल्ली का कोतवाल मलिक उल उमरा फखरुद्दीन। ये नाम बहुत कठिन है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मलिक उल उमरा फखरुद्दीन जो था वो दिल्ली का कोतवाल था और जिसने जलालुद्दीन खिलजी के सिंहासन में क्या किया था? विद्रोह किया था। इसके अलावा वजीर ख्वाजा खातिर ने विद्रोह किया। इसके अलावा कड़ा व मणिपुर के गवर्नर मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। तो ये तो सिर्फ छोटे मोटे विद्रोह हैं जो दिल्ली के आसपास में हुए थे। इसके अलावा मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन के सिंहासन पर बैठने के 3 माह बाद गंगा घाटी के हिंदू सरदारों के साथ विद्रोह कर दिया था। यानी कि कहने का मतलब अपन को ये ध्यान में रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जब 1290 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उस समय मलिक छज्जू जो था उसने गंगा घाटी के जो हिंदू सरदार थे उनके साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था। तो आपको लिखना है दूसरा पॉइंट,
कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी 1290 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तब मलिक छज्जू जो कड़ा और मणिपुर का गवर्नर था, मलिक छज्जू ने गंगा घाटी के हिंदू सरदारों को अपने पास मिलाकर विद्रोह कर दिया। भाई क्या बात की अपन ने कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था वो 1290 ईस्वी को जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उस समय मलिक छज्जू ने गंगा घाटी में जो हिंदू सरदार थे उनको अपनी तरफ मिलाया और विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के खिलाफ। अपन को ये बात ध्यान में रखनी है। तो 3 विद्रोह इसके अंदर, 2 विद्रोह इसके अंदर हो चुके हैं। इसके अलावा उसने सुल्तान मोगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। भाई ये जो मलिक छज्जू हैं उसने विद्रोह कर दिया और मोगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी, विद्रोह कर दिया। इसके आगे लिखना है और मोगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी, मोगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। और इसने अपने नाम से सिक्के जारी किए, इसने अपने नाम से सिक्के जारी किए। भाई जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 सिंहासन पर बैठा, उस समय मलिक छज्जू ने गंगा घाटी के हिंदू सरदारों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद मलिक छज्जू ने मोगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। अपन को ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी ने उस समय मोगीसुद्दीन की जब उपाधि धारण की गई तब मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन कर दिया। तो यहाँ पे लिखना है जलालुद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, इस विद्रोह का दमन कर दिया। ये बात अपन को ध्यान में रखना है। तो ये 2 विद्रोह हैं, ये सबसे पहले हुए थे, यानी कि 1290 से लेकर 92 के आसपास ये जो विद्रोह हुए ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में आपको लिखना है हेडिंग लगाकर सिद्दी मौला का विद्रोह है। सिद्दी मौला व्यक्ति का नाम है, सिद्दी मौला का विद्रोह है, सिद्दी मौला का विद्रोह है।
तो यहाँ पे लिखना है सिद्धि मौला, सिद्धि मौला का विद्रोह, विद्रोह, सिद्धि मौला का विद्रोह। तो इसके अंदर अपन को ध्यान में रखना है जो सूफी संत थे, सूफी संत यानी कि सूरावर्दी संप्रदाय जो हैं उसके सूफी संत गज ए शंकर, गज ए शंकर, गज ए शंकर, क्या नाम था उसका संत का? गज ए शंकर, गज ए शंकर। इसका मूल नाम था शेख फ़खरुद्दीन। क्या नाम था? शेख फ़खरुद्दीन। शेख फ़खरुद्दीन जो था, बलबन इसका क्या था? दामाद था। बलबन क्या था? दामाद था, दामाद, दामाद था। तो इसने सिद्धि मौला जो बलबन के शिष्य थे और इन्होंने अपने खानकाह जो बोलते हैं, खानकाह यानी कि संतों की जो जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनका जो जगह होती है उसको बोलते हैं खानकाह। तो खानकाह के अंदर उच्च पदाधिकारी नियुक्त कर रखे थे, उच्च पदाधिकारी आते थे या उसके वहाँ पर उच्च पदाधिकारियों को शरण दे रखी थी। ये बात अपन को इस विद्रोह के अंदर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिद्धि मौला को बंदी बनाया और हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। तो सिद्धि मौला को बंदी बनाकर किसके नीचे कुचलवाया गया? हाथी के पैर के नीचे, हाथी के पैर के नीचे, पैर के नीचे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, हाथी के पैर के नीचे। यहाँ तक उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्लास को शेयर करते जाना और अपने साथी संबंधी जो हैं, लगभग लगभग खिलजी वंश जो हैं वो इतिहास के अंदर सभी जगह आता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो वहाँ पर पूछ सकता है, अगर आपकी इतिहास सब्जेक्ट है तो पूछ सकता है। इसलिए या कॉलेज के अंदर भी पूछता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास को शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास भेजना है, ताकि अपन कुछ दिनों बाद बढ़िया से बढ़िया इतिहास के टॉपिक लेकर आएंगे। फटाफट से उतारिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
तो उतार लिया होगा। अब आगे चलते हैं अपन। हेडिंग लगाओ मंगोल आक्रमण। कौन सा आक्रमण? मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण। तो अपन को हेडिंग लगानी है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय, फिरोज शाह खिलजी के समय, खिलजी के समय मंगोल आक्रमण। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे, ये ध्यान में रखना है। मंगोल आक्रमण, आक्रमण भाई जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था उस समय मंगोल आक्रमण हुआ था। तो हेडिंग लगा ली। अब इसमें लिखना है, लिखिए सर्वप्रथम 1290 ईस्वी को, लिखवाई देता हूँ। सर्वप्रथम 1290 ईस्वी, 1290 ईस्वी को मंगोल शासक हलाकू खां के पोते, हलाकू खां के पोते हलाकू खां, हलाकू खां, हलाकू खां के पोते अब्दुल्ला खान ने दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। भाई अपन ने क्या बात की? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुआ वो 1290 ईस्वी को मंगोल शासक हलाकू खां के पोते अब्दुल्ला खां ने दिल्ली की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी उन पर आक्रमण किया था। इसका नेतृत्व करते हुए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने मंगोल सेना को पराजित कर दिया था। तो इसमें लिखना है जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल सेना को पराजित किया। मंगोल सेना को पराजित किया, मंगोल सेना को पराजित किया, मंगोल सेना को पराजित कर दिया। और मंगोल सेना को पराजित करने के बाद ये जो अब्दुल्ला खां था इसने शांति संधि कर ली। तो लिखना है अब्दुल्ला खान ने पराजित होने के बाद
जलालुद्दीन खिलजी से शांति संधि कर ली, शांति संधि कर ली। भाई पराजित हो गया तो इसने हाथ जोड़ लिए कि अब शांति संधि कर लो, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी फिर भी नहीं माना। अब अब्दुल्ला खां जो है उसके साथ 2000 मंगोल शासक हैं। कितने शासक हैं? 2000 मंगोल शासक हैं। पूरी मंगोल सेना को बंदी बनाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। तो आगे अपन को लिखना है अब्दुल्ला खां मंगोल सेना को बंदी बनाया, मंगोल सेना को बंदी बनाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। मंगोल किसके पूर्वज थे? चंगेज खां के पूर्वज थे। तो उनका समर्थन करने के लिए सुल्तान ने चंगेज खां के परवर्ती उलुग खां को अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंगेज खां के समर्थक होने के कारण उलुग खां जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कर रहा था, उलुग खां और नुसरत खां, तो उलुग खां का विवाह जो है वो अपनी पुत्री से करवाया। तो यहाँ पर लिखना है चंगेज खान का समर्थक होते हुए मंगोल शासक उलुग खां से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। अपनी पुत्री का विवाह करवाया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चंगेज खां का समर्थक होते हुए मंगोल शासक उलुग खां से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। किसने करवाया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। अब यहाँ पर मंगोल जो सेना थी उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पास उनको दिल्ली का जो निकट क्षेत्र है वो दे दिया गया और उसका नाम रख दिया मंगोलपुरी या मंगोलपुर। तो यहाँ पे लिखना है मंगोल लोगों को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर मंगोलपुर नामक एक नया स्थान बनाया। भाई मंगोल लोग जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब कर तो लिया लेकिन आए कहाँ से थे? फारस से थे। तो उनको दिल्ली के निकट रहने के लिए जगह चाहिए, तो उस जगह का नाम क्या है? मंगोलपुर, या इसको बोल सकते हैं मंगोलपुरी।
फिर अपन को लिखना है अगला राजपूतों से संघर्ष। राजपूतों से संघर्ष, इसको उतारो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। आपको हेडिंग लगानी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय राजपूतों से संघर्ष। तो यहाँ पे लिखाना है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का, फिरोज शाह खिलजी का राजपूतों से संघर्ष। राजपूतों से संघर्ष, वह राजपूतों से कौन कौन से संघर्ष किए, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो मुसलमानों का दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के ऊपर किया था, जिसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो सबसे पहले लिखना है अपन को मुसलमानों का या मुस्लिम सेना का, मुसलमानों का दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, खिलजी ने किया था। भाई क्या बोल दिया कि जो मुस्लिम सेना है उसका दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी से किया था या करवाया था। किसने करवाया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने करवाया था। इसके बाद में अपन को लिखना है, तो यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दक्षिण के अंदर जो जगह है मिथिला, उस जगह पर आक्रमण किया था। तो लिखना है
अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का नेतृत्व करते हुए सर्वप्रथम उज्जैन के बीच पड़ने वाला मार्ग मिथिला पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम उज्जैन कहाँ है? एमपी। उज्जैन के रास्ते में पड़ने वाला स्थान मिथिला पर आक्रमण किया था। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण देवगिरी पर था। कहाँ पर था? देवगिरी पर। वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। तो यहाँ पर आक्रमण किया और मिथिला से क्या प्राप्त हुआ? 3 चीज़ें प्राप्त हो गई। एक तो घोड़े प्राप्त हो गए, एक सोना प्राप्त हो गया, एक चांदी प्राप्त हो गई, चांदी, और एक हाथी प्राप्त हो गए, हाथी। ये 4 चीज़ें प्राप्त हो गई। तो ये 4 चीज़ें प्राप्त होने के बाद जलालुद्दीन खिलजी इससे खुश हुआ और उसको अरज-ए-ममालिक बना दिया। यानी कि पूरी सेना का क्या बना दिया? अरज-ए-ममालिक। ममालिक किसको बनाया? अलाउद्दीन खिलजी को अरज-ए-ममालिक बना दिया। और अरज-ए-ममालिक बनाने के बाद कड़ा वह अवध की सूबेदारी सौंप दी गई। अरज-ए-ममालिक बनाया और कड़ा व अवध की सूबेदारी सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई? अलाउद्दीन खिलजी को। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का नेतृत्व करते हुए सर्वप्रथम उज्जैन एमपी के रास्ते में पड़ने वाला जो स्थान है मिथिला, वहाँ पर आक्रमण किया था। वहाँ से उसको घोड़े प्राप्त हुए, सोना प्राप्त हुआ, चांदी प्राप्त हुआ और हाथी प्राप्त हुए। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इस बात से खुश हुआ और खुश होने पर उसे अजर-ए-ममालिक बनाया और अजर-ए-ममालिक बनाकर कड़ा और अवध की सूबेदारी सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी गई। नेक्स्ट लिखना है अपन को, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को असीरगढ़ के चौहानों को पराजित किया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव व
असीरगढ़ के चौहानों को पराजित किया। असीरगढ़ के चौहानों को पराजित किया। चौहानों को पराजित किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा आपके लिए कि भाई देवगिरी का नेतृत्व तो सेना का नेतृत्व तो अलाउद्दीन को दिया गया था, और सर आप तो कह रहे हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने पराजित किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको राजा सेना का नेतृत्व सौंपता था, तो जब विजय होती थी ना, तो पहले राजा का नाम ही आता था कि उसी राजा ने विजय की है, उसी राजा ने शासक को हराया है। तो असीरगढ़ के चौहानों को पराजित किया था, पराजित किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब असीरगढ़ के चौहान जो हैं, उन्होंने 3 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया। भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। तो 3 जुलाई 1296 को लिखना है, 3 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी पर असीरगढ़ के चौहानों ने आक्रमण किया। चौहानों ने आक्रमण किया। भाई पहले तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने चौहानों को पराजित किया। उसके बाद 3 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी पर असीरगढ़ के चौहानों का आक्रमण किया। असीरगढ़ के चौहानों ने आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर चौहानों को पराजित कर दिया। चौहानों को पराजित कर दिया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अपन को लिखना है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में राजपूताना के रणथंभौर किले पर आक्रमण किया, सफलता नहीं मिली। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी ने 1290 एडी को रणथंभौर पे आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब ये बेचारा बुजुर्ग आदमी है, इसकी उम्र हो चुकी है, इसीलिए ये जीत प्राप्त नहीं कर सका रणथंभौर पे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे जीत प्राप्त की थी, जालोर पे जीत प्राप्त की थी, आपके चित्तौड़ पे जीत प्राप्त की थी, दक्षिण के राज्यों पर जीत प्राप्त की थी, उत्तर भारत के राज्यों पर जीत प्राप्त की थी, और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो रणथंभौर पे आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं रहा। भाई ये आक्रमण सफल नहीं रहा। इस उपलक्ष्य में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कहा कि मैं रणथंभौर को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का।
जब 1290 ईस्वी को रणथंभौर पे आक्रमण किया तो वहाँ पर जीत नहीं मिली। इसके उपलक्ष्य में ये बात कही कि मैं रणथंभौर के दुर्ग को या रणथंभौर के किले को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ये बात किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कही थी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु पढ़ेंगे भाई। अब इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत तगड़ा शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था इसने, जो उस समय की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। कहते हैं कि 1 साल तक पुस्तकों में आग लगी हुई थी पूरी नालंदा के अंदर। तो आपको लिखना है जलालुद्दीन की हत्या। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी की हत्या, खिलजी की हत्या। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या जो है वो 20 जुलाई 1296 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हुई थी। अब देवगिरी का नेतृत्व किसको सौंप दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो देवगिरी का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया। देवगिरी पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी के हौसले बढ़ गए। तो यहाँ पर लिखना है देवगिरी की विजय के बाद, देवगिरी की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हौसले बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी के हौसले बढ़ गए या बुलंद हो गए, हौसले बढ़ गए। देवगिरी की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हौसले बढ़ गए और अलाउद्दीन खिलजी ने जो देवगिरी से धन लूटा था वो अकूत धन दिल्ली नहीं पहुंचाया। तो लिखना है देवगिरी से प्राप्त अकूत धन दिल्ली सुल्तान के पास नहीं पहुंचाया। किसने नहीं पहुंचाया? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं पहुंचाया। अब यहाँ पर जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है उसको कड़ा आने का आदेश दिया गया। कड़ा आने का आदेश किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो लिखना है इस उपलक्ष्य में जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा आने का आदेश दिया गया। कड़ा आने का आदेश दिया गया। कड़ा जगह का नाम है, आदेश दिया गया। और कड़ा आने का आदेश दिया गया तो बहुत ही अच्छी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वागत किया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का कि भाई अब तो तुम कड़ा आ गए। और इशारा मार के या इशारा मरवा के
20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करवा दी। कब करवा दी गई? 20 जुलाई 1296 को। तो यहाँ पर तो संस्थापक की मृत्यु हो गई। संस्थापक की मृत्यु होते ही खिलजी वंश का जो दूसरा शासक बना वो अलाउद्दीन खिलजी बना। तो अलाउद्दीन खिलजी अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में तीसरा शासक अपन को पढ़ना है, उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम है? मुबारक शाह खिलजी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, करवा देता हूँ इसको भी। तो खिलजी वंश के अंदर 3 नंबर पॉइंट डाल के लिखो, मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम लिखना है? मुबारक शाह खिलजी। हेडिंग लगाओ, मुबारक शाह खिलजी। हेडिंग क्या लगाना है? तीसरे नंबर का शासक है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो था वो खिलजी वंश का तीसरा शासक था और इसका शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। 1316 से 1320 ईस्वी। तो मुबारक खां खिलजी का अगर आपको शासनकाल पूछे तो 1316 से 1320 ईस्वी। तो इसमें लिखना है मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक शाह खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही, भाई बैठ गया तो बैठते ही क्या बन गया? राजा बन गया। तो मुबारक शाह खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। भाई अब राजा बन गया तो राजा तो कुछ भी कर सकता है। तो उसने सबसे पहले अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। भाई जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना कर रखा था, उसी प्रकार इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद ये धार्मिक शासक था, इसने स्वयं को खलीफा शासक घोषित किया। लिखिए, मुबारक शाह खिलजी धार्मिक शासक था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया।
खलीफा घोषित किया ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मुबारक शाह खिलजी जो था वो एक धार्मिक शासक था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। भाई यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान या खिलजी वंश का पहला शासक था जिसने खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। पहला सुल्तान था जिसने खिलाफत भाई सबसे पहले खिलाफा घोषित किया और खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। आपको प्रश्न ये पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है या फिर खिलजी वंश का वो कौन सा शासक है जिसने खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी, तो उसका क्या नाम है? मुबारक शाह खिलजी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उपाधि धारण कर ली तो इसका जब राज्याभिषेक किया गया तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पे लिखना है, उपाधि धारण करने के बाद राज्याभिषेक के समय नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह आपको ध्यान में रखना है कि खिलाफत उल लह की उपाधि धारण करने के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? मुबारक शाह खिलजी बैठा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यह एक हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था। ये बात इम्पोर्टेंट है। यह एक हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान या मुस्लिम था। भाई मुबारक शाह खिलजी या फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था वो हिंदू धर्म में परिवर्तित एक मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। दूसरी उपाधि कौन सी है? पैगंबर नाम सुना है क्या? पैगंबर, दिगंबर,
श्वेतांबर किस में होते हैं? जैन धर्म के अंदर होते हैं। तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। उपाधि का नाम क्या है? सेनापति। तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। और ये नारा लगाया था किसने? मुबारक शाह खिलजी ने, कि भैया इस्लाम धर्म खतरे में है। तो ये जब नारा लगाया तो वहाँ के मुसलमान जो हैं वो इसका विरोध करने लग गए, और विरोध करने के बाद इसको मरवा डाला। तो यहाँ पे लिखना है दिल्ली पर मुस्लिम खतरे में हैं, यह नारा लगवाया। अमीरों ने इसे 6 सितंबर 1320 ईस्वी को 6 सितंबर 1320 ईस्वी को मरवा दिया। किसको मरवा दिया? मुबारक शाह खिलजी को मरवा दिया। अब जैसे ही मुबारक शाह खिलजी की मौत होती है 6 सितंबर 1320 ईस्वी को, उसी समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो अपना तुगलक वंश है, उस तुगलक वंश का शासक आता है आपका गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गियासुद्दीन तुगलक। तो 6 सितंबर 1320 ईस्वी को मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार होता है? गियासुद्दीन तुगलक का। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका खिलजी वंश कंप्लीट हो चुका है। पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था, और तीसरा शासक मुबारक शाह खिलजी था। और ये तीनों की क्लास मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, अब आप देखते जाना। आखिर में ये बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, रणथंभौर का शासक कौन था, जालौर का शासक कौन था, देवगिरी का शासक कौन था। तो समकालीन शासक पूछता है, कहने का मतलब बात यह है। तो यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आगे से आगे इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भेज देना, ताकि उनको जो 6th क्लास की जो NCERT हिस्ट्री है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम लग जाए, इससे बाहर नहीं आने वाला।